कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। क्या पैसा, अमीरी, संपत्ति जीवन में सब कुछ है? क्या प्रेम, बलिदान कुछ नहीं है? आज की कहानी सुनिए और खुद निर्णय लीजिए। प्रस्तुत है अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द हैप्पी प्रिंस की हिंदी प्रस्तुति अबाबील और राजकुमार। किसी शहर में वहां के राजकुमार की एक मूर्ति लगाई गई। मूर्ति वाला ये राजकुमार बहुत खुश दिखाई देता था। ये मूर्ति इतनी ऊंची थी कि पूरे शहर से दिखाई दे जाती थी। एक ऊंचे स्तंभ पर स्थापित इस मूर्ति पर सोने की पतली पतली पत्तरें मढ़ी हुई थीं। आंखों में दो चमकदार नीलम जड़े हुए थे और तलवार की मूठ पर बड़ा सा लाल रंग का कीमती पत्थर लगा हुआ था। जाहिर है चारों तरफ उसकी तारीफ होती थी। शहर का एक सभासद उसकी तारीफ करते हुए कहता था, बिल्कुल मोर की तरह खूबसूरत है ये मूर्ति, बस इसका कोई उपयोग नहीं है। वो अपने को कला का पारखी भी दिखाना चाहता था और जनता में यह संदेश भी देना चाहता था कि वो किसी भी चीज के व्यावहारिक पक्ष का भी पूरा ध्यान रखता था। चांद को पाने के लिए जिद करने वाले बच्चे को डांटते हुए एक मां कहती, तुम राजकुमार की तरह क्यों नहीं बनते? देखो, वो किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता। मूर्ति की तरफ देखता हुआ कोई कह रहा था, चलो, इस दुनिया में कोई तो है जो बहुत खुश है। लाल रंग की अपनी ड्रेस में गिरजाघर से बाहर आते हुए कोई बच्चा आश्चर्य से इस मूर्ति को देखता और कहता, देखो, मूर्ति फरिश्ते के जैसे सुंदर दिखाई देती है। एक रात एक छोटी सी अबाबील चिड़िया उड़ती हुई इस शहर पहुंची। उसके साथी काफी पहले मिस्र देश की तरफ चले गए थे, लेकिन वो सुंदर सरकंडों की झाड़ियों में कुछ दिन और रहना चाहती थी, इसलिए रुक गई। बसंत के मौसम में उसने इन सरकंडों को देखा था जो नदी की तरफ झुके हुए लहलहा रहे थे। उसे सरकंडों से प्यार हो गया। अबाबील को ये बहुत अच्छे लगे और वो इनसे बातें करना चाहती थी। उसे देखकर उसके आसपास की अबाबील कहती, ये भी कोई बात है, इन सरकंडों के पास कुछ भी तो नहीं है, न धन दौलत है और न ही कोई अपना घर। बात सही थी। पूरी नदी के दोनों तरफ सरकंडों की भरमार थी। फिर पतझड़ का मौसम आ गया, ठंड बढ़ गई और सभी अबाबील वहां से चली गई। उनके जाने के बाद ये अकेली पड़ गई और उदास रहने लगी। उसने सरकंडों की झाड़ियों से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेंगी। कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गई कि सरकंडे एक ही जगह पर रहना चाहते हैं। वो खुद से बोली, मैं तो एक जगह पर नहीं रह सकती, मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, तुम बिल्कुल नहीं चलोगे? फिर से जवाब न मिलने पर उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, मेरे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी अब पिरामिडों के देश को निकल रही हूं। उसने सरकंडों की झाड़ियों से विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल गई। वो सारे दिन उड़ती रही और शाम को उस शहर में पहुंची जहां खुश रहने वाले राजकुमार की मूर्ति लगी हुई थी। वो सोच रही थी कि रात कहां बिताई जाए कि तभी उसे ऊंचे खंबे पर बनी मूर्ति दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि ये जगह रात बिताने के लिए सही रहेगी। यहां ताजी हवा भी मिलेगी और सिर छुपाने को जगह भी। वो राजकुमार की मूर्ति के पैरों के बीच रुक गई। नींद में जाने से पहले उसके मन में ख्याल आया कि उसका बिस्तर तो आज सोने का बना हुआ है। इधर उधर देखने के बाद खुश होते हुए वो सोने की तैयारी करने लगी। उसने अपने सिर को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पानी की कोई बूंद उसके पंख पर गिरी। चौंक कर वो उठ गई। आसमान की तरफ देखती हुई वो बोली, बड़ी अजीब बात है, आसमान में एक भी बादल नहीं है। सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। यूरोप का मौसम भी बहुत अजीब है। तभी एक और बूंद उसके ऊपर गिरी। झुंझलाकर उसने कहा, इतनी विशालकाय मूर्ति का क्या फायदा जो बारिश से भी बचाव न कर सके? इससे तो अच्छा मैं किसी छोटे से मिट्टी के गमले में ही जगह ढूंढ लेती।
मोड़ने की तैयारी कर ही रही थी कि उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरी। उसने नजर उठाकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि खुश रहने वाले राजकुमार की मूर्ति की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये आंसू उसके सुनहरे गालों से फिसलते हुए नीचे टपक रहे थे। मूर्ति का चेहरा चांदनी रात में बहुत ही करुणामय लेकिन सुंदर दिखाई दे रहा था। अबाबील का मन दया से भर गया। अपनी आवाज में कोमलता लाते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं हमेशा खुश रहने वाला राजकुमार हूं। अबाबील ने पूछा, अगर ऐसा है तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंसुओं से तो मैं भीग ही गई। राजकुमार की मूर्ति ने कहा, जब मैं जिंदा था तब मेरे दिल में भी मानव वाला दिल धड़कता था। मैं एक बड़े किले में रहता था। मुझे तो पता ही नहीं था कि रोना किसे कहते हैं। दुख को वहां कोई जानता ही नहीं था। बाग के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार थी। मैंने कभी ये पूछने की कोशिश ही नहीं की कि दीवार के दूसरी तरफ क्या है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरे दरबारी मुझे खुश रहने वाला राजकुमार कहा करते थे। मैंने पूरा जीवन ऐसे ही बिताया और उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे इस ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया। मैंने यहां से पूरा शहर देखा। तब मुझे पता चला कि शहर में कितना दुख, कष्ट और संघर्ष है। हालांकि मेरा दिल शीशे की धातु से बनाया गया है, पर इस सब को देखकर मेरे आंसू ही निकल आते हैं। उसकी बात सुनकर अबाबील ने मन ही मन कहा, बड़ी अजीब बात है। मैं तो सोच रही थी कि इसका दिल भी सोने का ही बना होगा, लेकिन ये तो सस्ते शीशे का बना हुआ है। राजकुमार अपनी बात कहे जा रहा था। दूर, यहां से बहुत दूर एक छोटा सा घर है जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार का है। घर की एक खिड़की खुली है और मैं उस खिड़की से मेज के पास बैठी एक औरत को देख रहा हूं। वो बहुत ही कमजोर और मुरझाई हुई लग रही है। उसकी उंगलियों में कई जगह सुई चुभने के निशान हैं। दरअसल वो सिलाई कढ़ाई करती है। वो इस समय रानी के गाउन में सुंदर फूल काढ़ रही है। कमरे में बिस्तर पर एक बीमार लड़का लेटा हुआ है। उसे तेज बुखार है और वो संतरा खाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे केवल पानी ही पिला सकती है। वो लगातार रोई जा रही है। मेरी प्यारी चिड़िया, क्या तुम उस औरत को मेरी तलवार में जड़ा कीमती लाल पत्थर दे सकती हो? मेरे पैर इस स्तंभ के साथ जकड़े हुए हैं, मैं यहां से हिल भी नहीं सकता। चिड़िया बोली, लेकिन मैं तो मिस्र जा रही हूं। मेरे सभी साथी इस समय नील नदी के ऊपर उड़ रहे होंगे और बड़े कमल के फूलों के बारे में बातें कर रहे होंगे। जल्दी ही वो राजा के मकबरे में पहुंचकर गहरी नींद में सो जाएंगे। उसकी बात काटते हुए राजकुमार ने कहा, प्यारी चिड़िया, क्या तुम एक रात के लिए नहीं रुक सकते? उस परिवार के ऊपर दया करो। मां बहुत दुखी है और लड़का बहुत बीमार है। चिड़िया बोली, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ ही दिन पहले दो गंदे लड़कों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। हम अबाबील बहुत ऊपर और तेजी से उड़ते हैं, इसलिए कोई पत्थर मुझसे नहीं टकराया। लेकिन लड़कों की ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन राजकुमार बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, इसलिए अबाबील को कहना पड़ा, देखो, यहाँ ठंड तो बहुत ज्यादा है, पर चलो एक रात के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगी और तुम्हारे संदेशवाहक के रूप में उस मकान में चली जाऊंगी। राजकुमार ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। अगले दिन अबाबील ने राजकुमार की तलवार में जड़े उस कीमती लाल पत्थर को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गई। वो राजमहल के ऊपर उड़ रही थी तो उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी जो कह रही थी कि उसकी ड्रेस जल्दी ही तैयार हो जाएगी और रात को नृत्य में भाग ले सकेगी। चिड़िया ने नदी में खड़ी नावों को देखा जिन पर लालटेन टंगी हुई थी। उसे बाजार में दुकानदार मोल भाव करते हुए दिखाई दिए। आखिरकार वो उस घर में पहुंच ही गई जहां गरीब औरत कपड़े सिलती थी।
लड़का बुखार में तपता हुआ बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था, जबकि बुरी तरह से थक कर वो महिला सो गई थी। खिड़की से अंदर आकर अबाबील ने कीमती लाल पत्थर महिला के सिलाई के सामान के पास ही मेज पर रख दिया। फिर वो लड़के के बिस्तर के पास पहुंची और अपने नन्हे पंख फड़फड़ाकर उसके चेहरे पर हवा करने लगी। लड़का नींद में ही बड़बड़ाया, हा हा हा, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, लगता है मैं अब ठीक हो रहा हूं। वो गहरी नींद में सो गया। अबाबील इसके बाद घर से बाहर निकली और वापस राजकुमार के पास पहुंची। उसने राजकुमार को सब कुछ बताया। कुछ देर बाद अबाबील ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मौसम बहुत ठंडा है लेकिन मुझे अपने अंदर गर्मी सी महसूस हो रही है। राजकुमार ने उससे कहा कि उसने अच्छा काम किया है और उसे खुशी की गर्मी महसूस हो रही है। अबाबील ने कुछ देर इस बात पर विचार किया और उसके बाद वो सो गई। सुबह होने पर वो नदी तक गई और उसने ठंडे पानी में स्नान किया। ये सोचते हुए कि आज रात को तो मैंने मिस्र के लिए प्रस्थान करना ही है, उसने शहर देखने की ठानी। वो चर्च के गुंबद पर बैठी और एक सुंदर मकबरे की सीढ़ियों पर भी उसने आराम किया। दोपहर तक अबाबील वापस राजकुमार की मूर्ति के पास आ गई। उसने राजकुमार से पूछा, मैं आज रात मिस्र के लिए निकल रही हूं, क्या तुम्हें वहां पर कोई काम है? राजकुमार ने कहा, मेरी प्यारी अबाबील, क्या तुम केवल एक और रात के लिए रुक सकती हो? अबाबील ने उसे बताया कि उसके सभी दोस्त कल मिस्र की ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर उड़ रहे होंगे। वो मिस्र के बारे में राजकुमार को विस्तार से बताने लगी। राजकुमार ने फिर से कहा, मेरी प्यारी अबाबील, मुझे यहां से शहर के दूसरे कोने में छत पर बनी एक कोठरी दिखाई दे रही है। उसमें एक जवान आदमी बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ कागज बिखरे हुए हैं। भूरे बालों वाले इस नौजवान के होंठ लाल हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्वप्निल हैं। वो सरकारी नाटक कंपनी के लिए एक नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमरे में इतनी ठंड है कि उससे लिखा ही नहीं जा रहा। कमरे में आग जलाने का भी कोई प्रबंध नहीं है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। भूख और ठंड से वो बेहोशी होने वाला है। राजकुमार के दिल की बात समझकर दयालु चिड़िया बोली, ठीक है, मैं एक रात और रुक जाऊंगी। क्या मुझे उसके पास भी लाल कीमती पत्थर लेकर जाना है? राजकुमार दुखी आवाज में बोला, मेरे पास तो अब कोई लाल पत्थर है ही नहीं। हाँ, मेरी आंखों में 2 नीलम लगे हुए हैं। ये नीलम भारत से 1000 साल पहले लाए गए थे। तुम ऐसा करो, मेरी एक आंख से यह नीलम निकाल लो और उस नौजवान को दे आओ। वो इसे बेचकर अपने लिए खाने और दूसरी जरूरतों का इंतजाम कर लेगा। राजकुमार की बात सुनकर दयालु अबाबील रो पड़ी। उसने कहा, राजकुमार, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। राजकुमार ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी अबाबील, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। अबाबील ने राजकुमार की आंख में लगा नीलम निकाल लिया और उसे लेकर नौजवान की कोठरी की तरफ उड़ गई। कोठरी में घुसना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन छत में हो गए छेद से अबाबील अंदर चली गई। उस नौजवान ने दुख और हताशा में अपने दोनों हाथों के बीच अपना मुंह छिपाया हुआ था, इसलिए वो छोटी चिड़िया को नहीं देख पाया। जब उसने मुंह उठाया तो देखा कि उसकी मेज पर सुंदर नीलम रखा हुआ है। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, लगता है मेरे किसी प्रशंसक को मेरा काम पसंद आया है। अब मैं आराम से अपना नाटक पूरा कर पाऊंगा। अगले दिन अबाबील फिर से शहर गई। उसने बंदरगाह में लंगर डाले कई जहाज़ों को देखा। शाम को वापस पहुंचकर उसने राजकुमार से कहा, मैं आज रात मिस्र चली जाऊंगी, मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूं। राजकुमार उसे देखते ही बोला, मेरी प्यारी अबाबील, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती? अबाबील ने कहा, यहां जाड़े शुरू हो चुके हैं, जल्दी ही पूरा शहर बर्फ से ढक जाएगा। वहां मिस्र में गर्मियों का मौसम है। मेरे साथी अब अपने अपने घोंसले बनाने लगे हैं। मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी।
अगले बसंत में जब मैं वापस आऊंगी, अपने साथ तुम्हारे लिए सुंदर और कीमती नीलम और मोती लेकर आऊंगी। राजकुमार तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने कहा, देखो, वहां चौराहे पर देखो, एक छोटी सी लड़की वहां पर माचिस की तीलियां बेच रही है। उसकी सभी माचिस की डिबिया नाली में गिर गईं और भीग गईं। वो अब किसी काम की नहीं है। उसके पिता को पता चलेगा तो वो उसकी पिटाई करेगा। वो रो रही है, वो नंगे पैर है, उसके पास ना तो जूते हैं और ना ही जुराब, सिर पर भी कोई टोपी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उस लड़की को दे आओ। अबाबिल रोने लगी। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगी। तुम एकदम अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन राजकुमार की जिद के आगे वो हार गई। उसने राजकुमार की मूर्ति से दूसरी नीलम की आंख भी निकाली और चुपचाप चौराहे पर खड़ी लड़की की हथेली में वो नीलम रख दिया। लड़की नीलम को देखकर बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए अपने घर भाग गई। अबाबील अब राजकुमार के पास वापस लौट आई। उसने कहा, अब तुम देख नहीं सकते हो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राजकुमार ने उससे बहुत कहा कि उसे मिस्र चले जाना चाहिए, लेकिन अबाबील नहीं मानी। वो वहीं मूर्ति के पैरों के पास सो गई। अगले दिन सुबह उठकर वो मूर्ति के कंधे पर बैठ गई और उसने राजकुमार को अपनी यात्राओं और अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने नदी, पर्वतों, मकबरों, रेगिस्तानों, ऊंटों, बड़े बड़े जहरीले सांपों और न जाने किन किन चीजों के बारे में विस्मयकारी जानकारी दी। उसकी बातें धैर्य से सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम्हारी जानकारियां आश्चर्यजनक हैं, लेकिन मानव के दुख और संघर्ष इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक हैं। दरिद्रता और दुख से ज्यादा रहस्यमयी और कुछ है ही नहीं। तुम इस शहर के ऊपर चारों तरफ उड़ो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। अबाबील उड़ी और उसने शहर के चक्कर काटे। उसे प्रसन्न और हंसते हुए अमीर लोग दिखाई दिए। उनके घर सुंदर और बड़े बड़े थे। उसने देखा कि इन घरों के फाटकों पर गरीब लोग बैठे हुए हैं। उसे संकरी काली गलियों में भूख से बिलबिलाते लोग दिखाई दिए। पुल के नीचे उसे दो लड़के दिखे जो एक दूसरे से लिपटकर ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां के चौकीदार ने उन्हें वहां से भगाया और वो बारिश में भटकने लगे। वापस लौटकर अबाबील ने भारी मन से राजकुमार को बताया कि उसने क्या क्या देखा। राजकुमार ने कहा, मेरी मूर्ति पर चारों तरफ कीमती सोने की परतें मढ़ी गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम एक एक करके इन परतों को निकालो और इन्हें गरीबों को दे आओ। वो लोग खुश हो जाएंगे। अबाबील ने एक एक करके सभी सोने की परतें मूर्ति से अलग कर दी। मूर्ति सलेटी से रंग की दिखाई देने लगी। अबाबील ने ये सोने के टुकड़े गरीब लोगों में बांट दिए। गरीबों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, अब हमारे पास खाना है, हमारे पास रोटी है। इसके बाद बर्फबारी शुरू हुई और उसके बाद हड्डियों को कंपा देने वाला पाला पड़ा। सड़कों पर यह पाला जम गया। पूरा शहर चांदी के रंग का हो गया। सब लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए। कोट, मफलर और टोपियां निकल आईं। बेचारी छोटी सी अबाबील इस कड़ाके की ठंड में भी राजकुमार की मूर्ति के पैरों के पास बैठी थी। वो राजकुमार से बहुत प्यार करती थी और उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इधर उधर से कुछ खा पीकर अपना काम चला रही थी और बहुत कमजोर हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि उसका अंत निकट है। राजकुमार के पास जाकर अबाबील ने उसे अलविदा कहा। राजकुमार बोला, तुम मिस्र जा रही हो? चलो, अच्छी बात है। तुम बहुत समय तक मेरे साथ रह गई। मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अबाबील ने कहा, मैं और कहीं नहीं बल्कि मौत के घर जा रही हूं। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को चूमा
और उसके पैरों के पास ही गिर पड़ी। वो मर चुकी थी। इसी क्षण मूर्ति के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। मूर्ति के अंदर शीशे का जो दिल रखा गया था वो 2 टुकड़ों में टूट गया था। अगली सुबह शहर का मेयर अपने सभासदों के साथ मूर्ति के पास से गुजरा। मूर्ति पर उसकी नजर पड़ी तो वो बोला, अरे इसे क्या हुआ? ये तो बहुत भद्दी लग रही है। सभी सभासदों ने हाँ में हाँ मिलाई। एक ने कहा, राजकुमार तो भिखारियों से भी बदतर लग रहा है। किसी ने कहा, इसकी आंखें भी गायब हैं, तलवार पर लगा पत्थर भी नहीं है, इसके ऊपर मढ़े गए सोने के पत्थर भी नहीं दिख रहे। देखो, इसके पैरों के पास एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी है। लगता है अब इस मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मूर्ति को भट्टी में डालकर गला दिया गया। मेयर ने एक बैठक बुलवाई। इस मूर्ति की जगह पर क्या होना चाहिए, इस बात पर चर्चा होने लगी। मेयर ने कहा कि इस स्थान पर अब उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए। सभी सभासद इस बात पर झगड़ने लगे और कहने लगे कि इस जगह पर उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। जब मूर्ति गलाई जा रही थी तब उसके अंदर से शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा निकला। ये वही टुकड़ा था जिससे राजकुमार की मूर्ति का दिल बनाया गया था। पूरी मूर्ति गल गई, लेकिन ये टुकड़ा बिल्कुल नहीं पिघला। भट्टी के कर्मचारियों ने इसे बाहर कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। उसी जगह अबाबील का मृत शरीर भी पड़ा हुआ था। स्वर्ग में प्रभु ने अपने एक फरिश्ते से कहा, जाओ मेरे लिए उस शहर की सबसे कीमती 2 चीजें लेकर आओ। फरिश्ता मृत अबाबील और टूटे हुए शीशे के टुकड़े को लेकर वापस पहुंचा। प्रभु ने कहा, तुम एकदम सही चीजें लेकर आए हो। स्वर्ग के स्वर्ण उद्यान में ये चिड़िया अपने मीठे गाने गाएगी और ये प्रसन्न राजकुमार यहीं हमारे साथ रहेगा। अबाबील और राजकुमार। अभी आपने ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द हैप्पी प्रिंस की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।